नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हैदराबाद बेस्ड एक पीएसयू कंपनी की, और ये अपने आप में एक अनोखी कंपनी है। ये कंपनी स्पेशलाइज्ड अलॉय स्टील बनाती है और ये कंपनी भारत के स्पेस प्रोग्राम, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम और भारत के जो डिफेंस प्रोग्राम है इसमें तो सहयोग देती ही देती है। साथ ही में इस कंपनी ने जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाया गया है उसके लिए टाइटेनियम विंडोज़ भी तैयार की है। कंपनी का नाम है मिधानी या मिश्र धातु निगम लिमिटेड, और जैसा मैंने बताया ये एक पीएसयू कंपनी है। तो जानते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, किस तरह की परफॉर्मेंस है और क्या कंपनी इस भाव में निवेश लायक है या नहीं है। तो अब जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। तो इस कंपनी की स्थापना 1973 में हुई और ये रक्षा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक पीएसयू है, सेंट्रल पीएसयू है। और आप समझ ही गए होंगे कि अगर ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यानी रक्षा मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये कंपनी काम करती है, तो इसका रक्षा से या भारत के डिफेंस से कुछ लेना देना अवश्य होगा। तो जी हाँ, इसका पर्पज़ ये था कि जो डिफेंस के सेक्टर में कुछ मटेरियल काम आते थे, जिनसे हथियार वगैरह बनते थे, तो वो मटेरियल हम पहले बाहर से इंपोर्ट किया करते थे। तो अगर वो इंपोर्ट हो नहीं पाते किसी भी कारण से, चाहे कोई पॉलिटिकल रीज़न हो या कोई और कारण या कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया किसी कंट्री ने, तो हमारी जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं ना, उनको या डिफेंस से रिलेटेड जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचने की संभावना रहती थी। इसलिए इसको एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कंपनी के रूप में, यानी ये कंपनी ऐसा मटेरियल बनाए जो इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करे डिफेंस के सेक्टर में। अब 2009 में इस कंपनी को मिनी रत्ना स्टेटस कैटेगरी 1 दिया गया, और ये जो मिनी रत्ना स्टेटस कैटेगरी 1 दिया जाता है ये कंपनी को ऑपरेशनल फ्रीडम के लिए दिया जाता है। भाई आप अपने हिसाब से काम करो। वो फ्रीडम इसलिए दी जाती है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले सालों में अच्छी रही है। तो मार्च 2018 में कंपनी का आईपीओ आया। आईपीओ का भाव मात्र 90 रुपये था, और अब का भाव अगर मैं देखूं लगभग 345 रुपये। तो 7.5 साल में कंपनी जो है वो लगभग 4x हो गई है, और लगभग साल दर साल 20% का CAGR रिटर्न दिया। अच्छा रिटर्न है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे अन्य कंपनीज से जिनको अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया, तो आपका लगेगा ये तो बहुत ही कम रिटर्न है, क्योंकि वहाँ पर कंपनी 4 साल में 10x, 15x, 50x तक हो गई हैं। अब जान लेते हैं कंपनी आखिर करती क्या है। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, कंपनी स्पेशलाइज्ड स्टील या अलॉय बनाती है। तो देखिए, अलॉय क्या चीज़ होता है? जो मेटल होता है वो जब आपस में किसी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिक्स किए जाते हैं, केमिकली मिक्स किए जाते हैं, तो उनसे जो एक नया पदार्थ प्राप्त होता है उसको अलॉय बोलते हैं। मेटल का मतलब जनरली एक केमिकल होता है उसमें। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम मेटल का मतलब केवल एल्यूमिनियम उसमें। कॉपर का मेटल है तो मतलब कॉपर केवल उसमें। लेकिन अगर मैं दो या आयरन और निकल को अगर मैं किसी तरीके से किसी केमिकल प्रोसेस से मिला दूं डिफरेंट प्रोपोर्शन में, तो वहाँ पर हमें स्टील प्राप्त होता है, स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो इस तरह की जो गुण जो होते हैं उसमें, इसमें जंग नहीं लगती कि लोहे में जंग लग जाती है। तो इस तरह के जो अलॉयज़ का इस्तेमाल होता है ये डिफरेंट एप्लीकेशंस में होता है। तो अब जान लेते हैं कि ये कंपनी एग्जैक्टली क्या बनाती है, और एक एक करके समझेंगे कि उनका उपयोग आखिर कहाँ होता है। तो 3 इसके मेन मेजर प्रोडक्ट्स हैं। पहला जो है वो हाई वैल्यू स्पेशलिटी स्टील है, दूसरा जो है वो सुपर अलॉयज़ है, और जो तीसरा इनका प्रोडक्ट है वो टाइटेनियम और टाइटेनियम अलॉयज़ है। अब एक एक करके समझते हैं इनको। तो हाई वैल्यू स्पेशलाइज्ड स्टील जो होता है या स्पेशलिटी स्टील होता है, वहाँ से इनका जो रेवेन्यू FY25 में लगभग 60% आया है। अब ये किस तरह का स्टील होता है? एक ऑर्डिनरी स्टील होता है जो बर्तन बनाने के काम आता है, या अलग अलग तरह के उसके उपयोग होते हैं। लेकिन ये जो स्टील होता है इनका एक डिफरेंट उपयोग होता है डिफेंस में, एरोस्पेस में। तो वो क्या उपयोग होते हैं, कैसे इसकी यूटिलिटी होती है, वो आगे हम समझेंगे। तो ये वो स्टील होता है जो निकल, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम जैसे मटेरियल को लोहे के साथ मिला के एक डिफरेंट टाइप का स्टील बनाया जाता है। तो वो इससे क्या गुण पैदा होते हैं स्टील में? तो एक तो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ पैदा होती है, दूसरा चमक आती है,
तीसरी चीज़ ये होती है कि वो जो मेटल बनता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ताकि उसकी जो उसको मोल्ड करने में या उसके कोई डिफरेंट शेप देने में आसानी रहे। चौथा ये है वो हीट रेजिस्टेंट होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो बियर कर सकता है। इसको एक अगर सिंपल उदाहरण से समझना चाहें तो आपने तंदूरी नान अगर खाई हो तो तंदूरी नान में सिंपल आपने मैदा होती है और साथ ही साथ उसमें घी ऊपर पका के उसमें घी लगा दिया जाता है, तो वो एक सिंपल नान बन गई। लेकिन इसके बरक्स या इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप कश्मीरी नान खाएं तो उसमें ड्राई फ्रूट डलते हैं, उसमें चेरी डलती है, उसमें तिल डलते हैं और बहुत सारे चीज़ डलते हैं, शुगर और इस तरीके की चीज़ें। तो वो एक स्पेशलाइज्ड नान है जिसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है और वो हाई वैल्यू आइटम होता है, यानी कश्मीरी नान जो है वो एक हाई वैल्यू आइटम है। तो इस प्रकार से एक ऑर्डिनरी स्टील और जो हाई वैल्यू स्पेशलिटी स्टील होता है, तो हाई वैल्यू स्पेशलिटी स्टील लो वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है, यानी कम मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो रेट है वो बहुत हाई होती है क्योंकि उसकी कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। अब ये कहाँ कहाँ काम आता है, तो ये मिसाइल पार्ट्स में आता है और एरोस्पेस में आता है। और ये जो हाई वैल्यू स्पेशलिटी स्टील है, तो वर्ल्ड में यानी मिधानी जो स्टील बनाता है हाई वैल्यू स्पेशलिटी स्टील, वो वर्ल्ड में जितना स्टील का प्रोडक्शन होता है उससे उसका लेस देन 1% जो है इस तरह का प्रोडक्शन होता है। यानी कि मिधानी उस क्षेत्र में काम करता है जहां पर वर्ल्ड का लेस देन 1 स्टील प्रोडक्शन उस तरह के स्टील बनाने में होता है। दूसरा, ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ से इनका जो रेवेन्यू FY25 में जो है 21% आया है, वो है सुपर अलॉयज़। अब देखिए सुपर अलॉय जैसे सुपरमैन है वैसे सुपर अलॉयज़, यानी एक मैन है वो ऑर्डिनरी, उसमें ऑर्डिनरी मैन की क्षमता है। अगर सुपरमैन है उसमें आदमी से बढ़कर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्षमता है। तो इसी तरह अलॉय का मतलब ये कि साधारण तरह आपने अगर दो मेटल को मिक्स कर दिया तो आपको अलॉय मिल जाता है। सुपर अलॉय का मतलब अगर उसको किसी अन्य तरीके से, मतलब उसमें कुछ और अन्य गुण पैदा अगर हमने कर दिए किसी केमिकल प्रोसेस से, तो वो सुपर अलॉय कहलाता है। तो ये जो सुपर अलॉय होता है ये हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और कोरोजन की कंडीशन झेल सकता है और ये जो है सुपर स्ट्रॉन्ग मेटल मिक्सचर होता है। मतलब एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग जो मेटल का मिक्स जो है वो सुपर अलॉयज़ कहलाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि देखिए एक ऑर्डिनरी तवा है। अब तवे का फंक्शन क्या होता है? तवे का फंक्शन ये कि आपने गैस पे या चूल्हे पे या जहाँ पर भी आपको खाना पकाना है वहाँ पर आपने रखा है, तो हीट वो झेल लेता है और हीट को पास ऑन करता है तवे पे रखी किसी भी चीज़ को, यानी नीचे से हीट लग रही होती है और ऊपर आप जिस चीज़ को पकाना है उसको रख देते हैं। अब मान लीजिए बहुत तेज़ हीट पैदा हो रही है और वो जो तवा है वो खुद ही भट्टी में गिर जाए बहुत, तो वो होगा क्या, वो लोहे का जो तवा है ना वो गल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अब इस तरह के तवे सुपर अलॉयज़ में हम इस तरह के अलॉयज़ की या तवे की बात कर रहे हैं जो भट्टी में गिरने के बाद भी नहीं पिघले, वैसा का वैसा रहे, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन को झेलने वाला जो तवा है वो आप ये समझ लीजिए कि उस तरह की प्रॉपर्टी वाला जो तवा है वो सुपर अलॉय की तरह। तो ये जो सुपर अलॉयज़ हैं ये इंजन्स में और टरबाइन्स में काम आते हैं। अब किन के इंजन्स और टरबाइन में काम आते हैं? तो ये रॉकेट इंजन की में काम आते हैं, जेट इंजन्स में काम आते हैं, इसके साथ साथ ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम आते हैं। यानी कि जो एक्सट्रीम कंडीशन वाली जगह जहाँ पर होती है, जहाँ पर फेलियर की गुंजाइश आप बिल्कुल भी झेल नहीं सकते, यानी कि उसको बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब एक्सट्रीम कंडीशन आए तो वो मेटल जो है वो खुद ही पिघल जाए या खुद ही क्रैक हो जाए या उसमें वो खुद ही इतना दबाव झेल नहीं सके। तो ऐसा नहीं होता। सुपर अलॉयज़ वो अलॉयज़ हैं, वो मेटल के मिक्सेस हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस को या स्पेशलाइज कंडीशंस को झेल सकें। और जो तीसरा इनका प्रोडक्ट है जहाँ से इनका रेवेन्यू, या तीसरा इनका जो सेगमेंट है वहाँ से इनका रेवेन्यू 19% आता है, तो वो टाइटेनियम और टाइटेनियम अलॉयज़ है। तो टाइटेनियम जो है ये इसकी एक खास गुण है, जो टाइटेनियम अलॉयज़ होते हैं वो क्या होता है स्टील के, उसमें सारे गुण स्टील के होते हैं लेकिन वो स्टील के कंपैरिजन लगभग आधा जो है वो वज़नी होता है, यानी कि
वो इस तरह का मटेरियल होता है कि बहुत ही तो हल्का होता है लेकिन बहुत ही मजबूत होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई जंग या इस कोरोजन का प्रभाव नहीं पड़ता। इवन अगर आप उसको समुद्र के पानी में भी डाल देंगे तो भी उसमें जंग नहीं लगेगी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो पनडुब्बियाँ हुई या जहाज़ हुए, जो जंगी जहाज स्पेशली जो हुए, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सुपर स्ट्रॉन्ग होता है, सुपर लाइट होता है, रस्ट प्रूफ होता है और हाई टेम्परेचर को झेलने की कंडीशन रखता है। इसका काम या जो टाइटेनियम और टाइटेनियम अलॉयज़ का जो उत्पादन होता है या जो इस्तेमाल होता है वो स्पेस क्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट में, हाई एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, जैसे जेवलिन थ्रो में जो भाला होता है, तो जेवलिन होता है वो बेसिकली टाइटेनियम का बना होता है क्योंकि वो हल्का बहुत होता है। और इसके अलावा मेडिकल इम्प्लांट में जो जॉइंट, जब हड्डी टूटने के बाद हड्डी को जॉइन किया जाता है, जो नट बोल्ट उसके होते हैं वो टाइटेनियम के होते हैं। इसके अलावा जो दांतों में इम्प्लांट लगाए जाते हैं वो भी कई बार टाइटेनियम के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा डिफेंस और आर्मर्ड प्लेट्स जो होते हैं ना, वहाँ पर भी काम आता है। आर्मर्ड प्लेट का मतलब ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट जो होते हैं उसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो शरीर पर जब पहनी जाए तो हल्की हो लेकिन काम वो स्टील की तरह करे। तो ये सारी रिक्वायरमेंट के लिए जो टाइटेनियम और टाइटेनियम अलॉयज़ का उत्पादन किया जाता है। तो ये इनके मेन 3 प्रोडक्ट रहे। अब इनकी इसके अलावा ये जो हैं कुछ आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए, यानी बुलेट प्रूफ शील्ड्स भी बनाते हैं, चाहे वो गाड़ियों के लिए बनाएं, चाहे वो आदमियों के लिए बनाएं या किसी बंकर वगैरह के लिए बनाएं। तो इस बुलेट प्रूफ जो आइटम है ना, उनके लिए इनकी एक सेपरेट यूनिट है जो हरियाणा में है। और ये वाले जो मेटलर्जी के उत्पाद ये बनाते हैं, ये हैदराबाद की स्थित इनकी फैक्ट्री से बनाते हैं। अब आप ये देखिए कि ये मेटल तो इन्होंने बना दिया, लेकिन अब ये डिफेंस में काम कैसे आएंगे। तो देखिए ये चेन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये एंड कस्टमर तक पहुँचते हैं, या इनका जो मटीरियल है ये तो सिर्फ अलॉय या रॉ मटेरियल जो है ना वो तैयार करते हैं। इसके बाद वो फाइनल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या हमारी सेना के पास किस तरह से पहुंचते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो पहली चीज़ ये है कि जो मिश्र धातु निगम लिमिटेड है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑर्डर आता है कि भाई आप जो है ना इस प्रकार का एक मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट देते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए जिस पे गोले का असर, हथगोले का असर नहीं पड़े, जो लाइट वेट हो, जो गर्मी को झेल सके, या मिसाइल कार्यक्रम से रिलेटेड कोई अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या स्पेस से, इसरो से आती है, DRDO से आती है, कहीं से भी रिक्वायरमेंट आती है तो वही अपनी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इनको बताते हैं। तो ये इस पर R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम उस पर करते हैं और स्पेशलाइज उस तरह का अलॉय बनाते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद जो है वो एक वेंडर को देते हैं। वेंडर कौन? जो एक्चुअली पर्टिकुलर कोई पार्ट बनाता है। तो जो हमने कल वीडियो बनाया था एमटार टेक्नोलॉजी का, तो उस तरह का वेंडर था जो एक पार्ट बनाता था। मटेरियल कहाँ से आएगा? मटेरियल आएगा आपका मिधानी से, और उसके ऊपर जो पार्ट बनेगा वो पार्ट बनाएगा मान लीजिए एमटार टेक्नोलॉजी। अब एमटार टेक्नोलॉजी को किसने ऑर्डर दिया? एमटार टेक्नोलॉजी को ऑर्डर दिया मान लीजिए HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, अपने कोई फाइटर जेट बनाने के लिए। तो फाइटर जेट का एक पार्ट जो एमटार बनाएगा उसका रॉ मटेरियल मिधानी से आ रहा है, और जब एमटार से वो पार्ट प्राप्त हो गया तो HAL जो है वो अपने एयरक्राफ्ट में उस पार्ट को फिट कर देगा, और इस प्रकार से HAL जो है, HAL द्वारा उस फाइटर जेट को सप्लाई किया जाएगा फाइनली हमारी डिफेंस फोर्सेस को। तो ये वैल्यू चेन हुई, यानी कि रॉ मटेरियल का जो निर्माण है, स्पेशलाइज्ड रॉ मटेरियल का निर्माण, वो बेसिकली मिधानी करता है, ओरिजिन यहाँ से होता है। और ये जो मटेरियल होता है ये भारत में प्रोड्यूस नहीं होता, यानी कि इसका जो जैसे मैंने बताया ये जो अलॉयज़ होते हैं, ये अलॉयज़ मिश्रण है किन्हीं 2 या 3 या 4 मटेरियल का या मेटल्स का। तो ये जो मेटल जिनके थ्रू ये स्पेशलाइज स्टील का निर्माण करते हैं, वो ये जनरली 60 से 70% जो है ये इंपोर्ट करते हैं। इंडस्ट्री वाइड मैं बात करूं तो FY25 में इनका जो रेवेन्यू आया वो डिफेंस सेक्टर से 37% आया। अन्य PSU को जो इन्होंने माल बेचा वहाँ से रेवेन्यू इनका 37% आया। स्पेस सेक्टर से 11% आया। एक्सपोर्ट से 9% आया। कुछ एक्सपोर्ट भी ये करते हैं जिनको हालांकि अब ये 3 या 4 साल में बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। और एनर्जी सेक्टर जो है वहाँ से इनका जो रेवेन्यू आया वो लगभग 1% आया। तो
अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्रोपोर्शन है कि डिफेंस में कितना और पीएसयू में कितना और स्पेस में कितना, ये फिक्स इनका प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इनको ऑर्डर मिलते हैं वैसे वैसे ये प्रोपोर्शन चेंज होता है। 30 सितंबर को इनकी ऑर्डर बुक की बात करूं तो 2220 करोड़ रुपए की इनकी ऑर्डर बुक थी। इसमें 70% जो इनका ऑर्डर थे वो डिफेंस से रिलेटेड थे, 20% जो ऑर्डर थे वो स्पेस से रिलेटेड थे और 10% जो ऑर्डर थे वो रिलेटेड थे एनर्जी एंड अन्य की। और FY24 में FY25 में इनका जो रेवेन्यू हुआ वो लगभग 1100 करोड़ हुआ। तो अभी 2220 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। तो ये समझ लीजिए कि फ़िलहाल जो है इनकी 2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी अभी इनकी आसानी से है। अब इनका ग्रोथ गाइडेंस की बात करूं तो ये कहते हैं कि अगले साल की इनकी जो सेल है, यानी वित्त वर्ष FY26 जो अभी चल रहा है करंट ईयर की सेल, वो लगभग 1300 करोड़ की हो जाएगी, जो इस साल यानी पिछले साल यानी FY25 में मात्र 1100 करोड़ थी और उसमें एबिटा मार्जिन लगभग 23% होगा। ये 2 या 3 साल में अपने जो 9% इनका एक्सपोर्ट है, FY25 में जो 9% एक्सपोर्ट था रेवेन्यू का जो प्रोपोर्शन 9% था एक्सपोर्ट में, वो बढ़ा के 10 से 15% कर देंगे। और इनका ये कहना ये 2220 करोड़ का जो ऑर्डर है, इनके अलावा अभी 500 करोड़ के ऑर्डर जो हैं वो अभी पाइपलाइन में हैं, यानी कि उनको मिलने की संभावना है, जो इनको उम्मीद है कि मार्च 2026 तक मिल जाएंगे। स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो इसकी स्थापना ही हुई ना, वो भी किसी स्ट्रेटेजिक पर्पस से हमारे डिफेंस के लिए, डिफेंस में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए हुई। तो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है भारत सरकार की। दूसरी बात ये, भारत सरकार इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम पर बहुत तेज़ी से काम कर रही है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए कोई भी सामान हो ना, उसके लिए हम दूसरे कंट्रीज़ पर निर्भर नहीं रहें। तो इसलिए इस कंपनी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज़ ये, मिनी रत्ना कंपनी है, जो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है इसके मैनेजमेंट को अच्छी परफॉर्मेंस की है, तभी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस इनको मिला है। फिर एकमात्र सप्लायर है भारत में, भारत की एकमात्र, चाहे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, टाइटेनियम अलॉय सप्लाई करने वाली। फिर ये PSUs के साथ इनकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और डिफेंस, स्पेस और जो रेलवे सेक्टर है और न्यूक्लियर सेक्टर है भारत का, वो ऑलमोस्ट स्पेशलाइज्ड स्टील के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीटली इस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। वीकनेस की बात करूं तो जैसे मैंने बताया 50 से 60%, 70% तक इनका जो मटेरियल की, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इंपोर्ट से पूरी। तो ये एक क्रिटिकल फैक्टर है। कई बार यहाँ ही इनको इशू आता है, मटेरियल प्रॉपर नहीं मिल पाता या उस मटेरियल के दाम जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट होते हैं। ये जो ऑर्डर लेते हैं ये फिक्स प्राइस ऑर्डर होते हैं और फिक्स प्राइस ऑर्डर में दिक्कत ये इस बात की है कि अगर आपने ऑर्डर टाइमली पूरा नहीं किया या किसी कारण से रॉ मटेरियल के जो इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई तो वो हिट आपको लेना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इनको पे इंटरनेशनल करेंसी यानी डॉलर में करना पड़ता है और जब डॉलर में आप करेंगे तो डॉलर के फ्लक्चुएशन से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित होती है। तीसरी जो वीकनेस है वो आप ये समझ लीजिए कि वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 357 डेज़ का है। उसका कारण ये है कि इनको कुछ इन्वेंट्री रिस्क मैनेज करने के लिए, अपनी सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए रखनी पड़ती है, एडवांस में रखनी पड़ती है, क्योंकि वो इसलिए कि आप जो रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन है उससे बच सकें। और जो लीड टाइम होता है, आपको रिक्वायरमेंट आई और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है तो इनको जल्दी से जल्दी माल तैयार करके आगे देना पड़ता है ऑर्डर पे। और जो लीड टाइम होता है, बाहर से माल आएगा तो उसमें टाइम लगता है, अगर तुरंत ऑर्डर देंगे तो आने में हो सकता है 2 महीने 3 महीने लग जाएं। तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए ये अपने यहाँ एक रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करते हैं। इसीलिए इनके जो इन्वेंट्री से रिलेटेड जो डेज हैं या वर्किंग कैपिटल डेज हैं वो ज़्यादा हैं। मार्केट कैप की बात करूँ तो 64 से 75 करोड़ का 6475 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 23 रुपये का कर्जा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ROE जो है वो कम है, 8% का है, लेकिन P है वो 61% का है। और ये P कम इसलिए क्योंकि मेटल इंडस्ट्री है। दूसरी बात ये है कि हाल ही में इसके जो रिजल्ट्स आए वो बहुत अच्छे आए नहीं हैं। 3 साल की सेल 8% बढ़ी है, 3 साल का प्रॉफिट जो है वो 15% गिरा है साल दर साल।
प्रमोटर के पास यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 74% है, FII के पास 1% है 1%, DII के पास 9% है 9% और पब्लिक के पास 16% है। तो वीडियो को समराइज़ करूं तो देखिए इस कंपनी में प्रॉब्लम क्या है। इस कंपनी में प्रॉब्लम एक ही है, वो है ये अपनी सप्लाई चेन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये इनको ऑर्डर मतलब देर दो साइड्स हुए, एक डिमांड से रिलेटेड और दूसरी सप्लाई से रिलेटेड। डिमांड से रिलेटेड इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत का जो इंडिजनाइजेशन या आत्मनिर्भर भारत में इनको दबा के इनके मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कोई दिक्कत इनको नहीं है। चाहे स्पेस प्रोग्राम से ले लीजिए या अन्य PSU से ले लीजिए या न्यूक्लियर प्रोग्राम से ले लीजिए या डिफेंस प्रोग्राम से ले लीजिए, कोई प्रोग्राम में हर जगह इनके मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। और टाइटेनियम के लिए जैसे मैंने बताया एकमात्र जो ये सप्लायर हैं भारत में टाइटेनियम और टाइटेनियम अलॉयस के। प्रॉब्लम आती है इनकी जो सप्लाई साइड मैनेजमेंट है वहाँ पर। तो किसी कारण से ये प्रॉपरली अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मटेरियल जो है इनको वहाँ से मिल नहीं रहा है, टाइमली नहीं मिल रहा है। और मटेरियल की जो फ्लक्चुएशन है वो इतनी ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में। लगातार आप देख रहे हैं कि हर मेटल के दाम बढ़ रहे हैं। तो जब तक मेटल के ये एक्चुअली मेटल के कंज्यूमर हैं तो और फिक्स प्राइस ऑर्डर पे फिक्स प्राइस पे ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। जब फिक्स प्राइस पे ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए लगातार जब मेटल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हैं तो इनको इस तरह के हिट लेना ही पड़ेगा। तो कंपनी में बुराई नहीं है, कंपनी में डिमांड साइड प्रॉब्लम नहीं है, यानी डिमांड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रिलेटेड है सप्लाई से। और सप्लाई के कारण ही ये अपने ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं जो कुछ समय की इस कंपनी की अंडर परफॉर्मेंस झेल सकें तो एक विचार योग शेयर है। कंपनी में बुराई नहीं है, कंपनी की सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, इसके कारण इनको जो ऑर्डर मिलते हैं वो ये पूरी नहीं कर पाती। हमेशा की तरह शेयर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। कृपया इस संबंध में कोई निर्णय लेते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य कंसल्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।